नमस्कार, गुलाबी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आज गुलाबी टाइम्स में हम खास बातचीत करने वाले हैं समाज सेवी गीगराज जी जोड़ली जी से। गीगराज जी हमेशा से ही सर्व समाज के कार्य में हमेशा आगे रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने राजस्थान में बहुजन समाज के हक के लिए जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें ये हमेशा से ढाल का काम करते आए हैं। राजस्थान में जितने भी बड़े बड़े मुद्दे यहाँ उठे हों उन सारे मुद्दों में और इन सारे आंदोलनों में गीगराज जी ने हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही साथ संवैधानिक विचार मंच नामक समाज सेवी संस्था के संस्थापक भी है। तो आइए खास बातचीत करते हैं गीगराज जी जोड़ली जी से। नमस्ते सर, गुलाबी टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप हमेशा से समाज सेवा में कार्यरत रहे हैं। चाहे राजस्थान के किसी भी बड़े मुद्दे के ऊपर कोई आंदोलन हो रहा हो, चाहे किसी भी समाज के हक की लड़ाई हो, उसमें हमेशा से आपको आगे देखा गया है। तो ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं राजस्थान में जो काम करता हूँ 36 कौम के लिए काम करता हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, बहुत जायज़ प्रश्न है कि प्रेरणा कहाँ से मिली। कहीं पर भी कोई भी काम शुरू करने से पहले हर व्यक्ति का एक स्रोत होता है, और ये काम करने की प्रेरणा मुझे मिली तब जब मैं एक स्टूडेंट था और नर्सिंग किया करता था। नर्सिंग के सेकेंड ईयर में मेरे साथ एट्रोसिटी हुई। उस टाइम पर मैंने महसूस किया कि मेरे साथ एट्रोसिटी हुई है, मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से जाति सूचक गालियां निकाली गई है, मुझे मारपीट की गई है। इसकी पीड़ा मैंने शासन प्रशासन के सामने रखी, सामाजिक संगठनों के सामने रखी, विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने रखी, लेकिन कहीं से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं थी। उस दिन मैंने प्रण लिया कि चाहे मेरा कोई राजनीतिक दल बने या ना बने, मेरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता बने या ना बने, लेकिन मुझे मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों का जरूर बनना है और लीडर बनना है जो इनकी मैं सुन सकूं, इनके लिए लड़ सकूं। ये मेरा प्रेरणा का रहा, जहां से मेरी जिंदगी डाइवर्ट हुई। तो ये प्रेरणा की बात रही, जब जीवन में कोई चीज हमारे साथ घटित होती है, कोई ऐसा वाकया हो जाता है जब हमें पता चलता है कि यहाँ से हम इसमें कोई बदलाव ला सकते हैं। ये कुल मिलाकर आपको यहीं से एक प्रेरणा मिली। तो गीगराज जी, जीवन में क्या होता है, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के विचार आते हैं जो विचार सुनकर या उस व्यक्ति के कार्यों को देखकर भी हमें प्रेरणा मिलती है। तो आपके जीवन में ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनको देखकर आपको जीवन में लगा कि हमें कुछ करना है समाज के लिए? आपने उस जगह पिन किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। जब मेरे साथ ये एट्रोसिटी हुई और मैं एक पीड़ित बनकर दर बदर भटक रहा था, ये भी मैं कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं विभिन्न संस्थाओं के पास, संगठनों के पास, पॉलिटिकल लीडर के पास, राजनीतिक बड़ी पार्टियों के पास, मैंने हर प्रयास किया कि कोई मुझे न्याय दिलाए। इसी रास्ते में भ्रमण करते करते, भटकते भटकते, घूमते घूमते मैं जयपुर, हो सकता है मैं दूसरी तीसरी बार आया था, कभी जयपुर मैंने देखा नहीं था। जयपुर रिद्धि सिद्धि के पास में एक कार्यालय है सूर्यनगर में, दलित अधिकार केंद्र है। इस दलित अधिकार केंद्र के संस्थापक थे पीएल मेमरोड साहब, जिन्होंने दलितों के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। जब मैं पहले दिन, आदरणीय जो अब दुनिया में नहीं रहे, मेमरोड साहब के पास में आया था, तो मैं बच्चा था, मेरी उन्होंने बात सुनी और मुझे उन्होंने ये कहा कि तेरे साथ क्या हुआ। मैं मेरी बात बताते बताते मेरी आंखों में आंसू आ गए, और जब वो मेरे आंसू देखे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ये बोला कि गिरिराज, वो मुझे गिरिराज बोलते थे, बूढ़े थे, बहुत उम्र थी उनकी, गिरिराज बोला करते थे। गिरिराज, हम तेरी मदद करेंगे, लेकिन तू वादा कर, तू तेरे जैसे लोगों के लिए लड़ेगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे वहां से मिला। और वो व्यक्ति मेरे पहले थे जिन्होंने इतनी उम्र के बावजूद इस जुनून के साथ यूं करके कहा कि तू लड़ेगा गरीबों के लिए। तो वो चीज मेरे लिए आज भी प्रेरणा है। वो अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी खास बात ये थी अनुशासन, समयबद्धता, मान सम्मान, उनसे जुड़े हुए लोगों की केयर करना बहुत यूनिक चीज थी और मुझे वो प्रेरणा देती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि आदरणीय मेमरोड साहब के पास जिन लोगों ने काम किया है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं वो लोग अपने जीवन को सुधार चुके हैं, सुलझे हुए इंसान जरूर बन चुके हैं। उन्हें काम करने की एक शैली आ चुकी है, लोगों से मिलने का तरीका उनको आ चुका है।
तो ऐसे आदरणीय मेमरोड साहब थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली जब मैं दूसरी तीसरी बार जयपुर आया था। और फिर लगातार कई सारे मीटिंगों में आना, वो मेरे लिए खास रहे। उसके तुरंत बाद एक और ऐसे इंसान मुझे मिले, जब मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई थी कि सामाजिक व्यवस्था है, लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। मुद्दों से मतलब ये होता है, खास करके दलितों की जमीन दबा ली गई है, दलितों का मर्डर हो रहा है, उन्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, सार्वजनिक जगह से उन्हें पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये मुद्दे आधारित लड़ाइयाँ हो गई। मैं ये मानकर चलता हूँ कि लगभग राजस्थान में 18% ऐसी समाज है। 36 कौम की हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूँ, ये जो समाज है मुद्दों को जरूर समझता है, लेकिन मूल्यों को बिल्कुल नहीं समझता। वास्तविक जो लड़ाई है मूल्यों की है, और मूल्य वो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिखाए थे, ज्योतिबा फूले ने दिखाए थे। उन्हीं मूल्यों के लिए आजाद भगत सिंह जी थे जो लड़े थे, और स्वतंत्रता में जो आंदोलन हुआ, संग्राम हुआ, उसमें लड़ाई मुद्दों की नहीं थी, मूल्यों की थी। वो मूल्य थे मानवता, समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, लोकतंत्र। ये मूल आधार मूल्य हैं। इन मूल्यों के अंदर कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो मुद्दा क्रिएट होता है, और हम लोग जो होते हैं, खास करके राजस्थान के मेरे साथी लोग, वो मुद्दे आधारित ही सिमट कर रह जाते हैं। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा मूल्यों को समझना चाहिए, और इस मूल्य की समझ मुझे जो मिली, महेंद्र जी रोकड़े हैं जो कि मुंबई के हैं, वो अपना एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, बहुत गहरी समझ है उनमें, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। सर देखिए, प्रेरणा हमेशा किसी न किसी खास व्यक्ति से ही मिलती है, जिनके विचार हमें हमारे जैसे लगते हैं, या जिनके विचार हमें ऐसा लगता है कि आगे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें अच्छी दिशा दिखाएंगे। तो कभी कभी व्यक्ति नहीं होते, लेकिन उनके विचार और उनके उपदेश हमेशा जीवन भर हमारे साथ चलते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आप बचपन में उनसे मिले थे, जिनसे आप प्रभावित हुए, जिनके विचारों से आप प्रभावित हुए, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि आप अपने बचपन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आपका बचपन कैसा निकला, या कुछ ऐसी चीज आपने बचपन में देखी हो, या जैसे आप बता रहे हैं कि बहुजन समाज को कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है किसी न किसी चीज की, हर जगह कहीं ना कहीं उनको कम लेखा जाता है। तो बचपन में कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ, या आपको लगा जो आपके मन में कहीं ना कहीं आज भी बैठा हो? देखिए, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। गांव है मेरा, सीकर जिला हुआ करता था, आजकल नीम का थाना जिला बन चुका। उससे 12-13 किलोमीटर जोडली गांव है, और जोडली गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, दूर है, ढाणी है एक छोटी सी। उस ढाणी में मैं रहा, हमेशा सरकारी स्कूल में गया। सरकारी स्कूल में हम 3 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे, फिर 3 किलोमीटर आया करते थे। घर में कोई बहुत बड़ा एजुकेशन सेक्टर में थे नहीं कि हमें अच्छी तरीके से अच्छी लाइन मिल सके। कोई हमारे परिवार में ऐसा नहीं था कि कोई, अब भी नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी में रहे, ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। पिछले 5 वीडियो 10 वीडियो कहीं भी उठाकर देखेंगे तो हमने तो चीजें महसूस की हैं ग्राउंड पे रहकर। अब आपने कहा बचपन की 1-2 घटना हम बता सकते हैं घटनाएं। जब हम छोटे थे तो दादी जो थी छाछ लेने जाया करती थी, और हम बच्चे थे, हमें पता नहीं रहता था, लेकिन हमें वो चीजें महसूस हो जाया करती थी कि छाछ ऊपर से डालना। जब हमारे जो गांव है, हमारे गांव के लोग आसपास के लोगों के जो ब्याह शादियों में जाया करते थे तथाकथित उच्च जातियों में, तो वहां पर उनकी लाइनें अलग लगती थी। ये लोगों के लिए आम बात थी, लेकिन मेरा जो विद्रोह है, अंदर का विद्रोह है, उसमें ये चीजें पचती नहीं थी। मैंने इन चीजों को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं चीज ये नोट कर लेता था, मेरे अंदर का एक इंसान जो जागृत हो जाता था, अगर इंसान खाना खा रहे हैं एक शादी में बैठ के, तो ये लोग अलग खाना क्यों खा रहे हैं, ऐसी के लोगों को अलग खाना क्यों दिया जा रहा है, या फिर खाने में जो चीजें बनी हैं उनमें से भी सिर्फ सब्जी रोटी दलित लोग खाएंगे, मान भी रह जाएगा कि आपको हमने शादी में बुलाया था, और उनके साथ ना दिखने वाली छुआछूत भी उनके साथ कर ली गई है। खाने को टच नहीं करने दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर आज भी कई जगह मिल जाते हैं हमारे क्षेत्र में, हम बाहर ही बैठ के आते थे, या फिर हमारे दोस्त लोग जाते थे, हम भी खेलते खेलते जाते थे। तो ये चीजें हमने महसूस की, एकदम ढाणी के लोग हैं हम। तो ये तो बचपन का, तो वो ही जो आम लोग रहते हैं उसी से हम रहे हैं,
और ये बहुत ग्राउंड से हमने देखी है। खास करके हम ये भी महसूस कर सकते हैं और गांव में जातियों का गढ़ है, और जहां पर जातियां सबसे ज्यादा पनपती हैं वो गांव ढाणियां हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि आप लोग पढ़िए और गांव छोड़कर शहरों की तरफ आइए। शहरों के लोग विदेशों की तरफ जाइए, जिससे आपका विकास हो सके, आप चीजों को समझ सके, जाति व्यवस्था टूट सके। तो आपने बचपन का तो अपना कुछ वाक्य बताया कि क्या होता था, छाछ किस तरीके से ऊपर से Yes. डाली जाती थी। जब शादी ब्याह में जाते थे तो अलग से एक उनकी पंगत लगती थी जहां उनको खाना खिलाया जाता था, एक बहुत ही साधारण सा खाना। परंतु उस बात को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समय हो चुका है, और अब आप कभी गांव जाते हैं अपने, तो काफी फर्क आपको महसूस होता होगा अब उस समय में और इस समय में। ऐसा है, छुआछूत का तरीका बदल चुका है। आज मैं कानून को समझने लग गया हूं। आज इस गरीब शोषित समाज का मैं नेतृत्व करता हूं। मुझे किसी की हिम्मत नहीं है कि दिखने वाली छुआछूत करी जाए। ना दिखने वाली छुआछूत, हिडन एट्रोसिटी होती है, वो हमारे साथ आज भी की जाती है। मैं आज गाड़ी लेकर गांव से निकलता हूं तो लोगों को पछता नहीं है कि ये वही लड़का है जो गांव में घुमा करता था, इनके समाज के लोग हमारी छाछ लिया करते थे, इनके हमारे मजदूरी करने आया करते थे, तो वही है, ये गाड़ी लेके कैसे जा सकता है, ये इसकी पर्सनैलिटी जो है, क्यों बाल बढ़ा के घूम सकता है, अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता है। तो वो छुआछूत का तरीका बदल गया है। पछती तो आज भी नहीं है। जाति बहुत बड़ी चीज है कि आज अगर सक्षम नहीं है सक्षम तो, लेकिन हम चीजों को समझने लग गए हैं, इस व्यवस्था को तोड़ने की बात करने लग गए हैं। तो पछते तो नहीं है लोगों को, लेकिन उसका भी जातिवाद करने का, छुआछूत करने का तरीका लोगों ने अपना बदल लिया है। बहरहाल समाज के साथ साथ अभी जैसे समय भी बढ़ रहा है तो समाज भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। कुछ न कुछ चीजें तो वही हैं, लेकिन उनका तरीका बदल चुका है। आपके Yes, कहने के हिसाब बिल्कुल, से बिल्कुल। चीजें तो वही हो रही है, बस उसका तरीका अब मॉडर्न हो चुका है, जैसे कि समाज मॉडर्न हो गया है। बट अब जितना भी समाज है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो कोई और समाज हो, सबको अपने हक के बारे में पता है, सबको आज कानून के बारे में पता है। तो आज सबसे बड़ी लड़ाई कानून की है। लोग कानून से डरने लगे हैं, इसलिए अपने दायरे में रहना हर कोई पसंद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि दलित समाज जो है उसको लेकर आपके क्या विचार है, और साथ ही साथ आपको आज भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि दलित समाज के हक में आज भी कहीं ना कहीं कमी है? राजस्थान है, राज्य का नाम है राजस्थान, अर्थात राजाओं का शासन या राजाओं का राज्य। राजाओं का राज्य मतलब राजाशाही चलना, तानाशाही चलना, नौकर रखना, गुलाम रखना, काश्तगार रखना। तो जाहिर सी बात है, इस राजस्थान में दलितों की हालत क्या होगी। हो सकता है कानून आ गया है भारत में, लेकिन उस कानून को लागू करने वाले लोग उन्हीं समाजों के हैं जिनका राजनीति में वर्चस्व है, जिनका ब्यूरोक्रेसी में वर्चस्व है, जिनके पास आर्थिक संसाधन हैं। तो कुछ हद तक लोगों ने अपनी हिस्सेदारी ली है राजनीति में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, लेकिन जिस समाज में ये सैकड़ों वर्षों से जो हायरार्की चली आ रही है, जो तानाशाही चली आ रही है, उनको आज भी राजस्थान के दलित पसंद नहीं है। चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, या फिर गांव ढाणियों में रहने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं की हम बात करें। अगर हम राजस्थान के दलितों की बात देखें तो लगभग 18% दलित हैं राजस्थान में। इन 18% दलित में से कोई भी डिपार्टमेंट, आज हम आरटीआई लगाकर अगर देखते हैं तो उसमें से 8 से 9% भागीदारी इनकी है। जब 18% इनकी संख्या है तो भागीदारी तो कम से कम 18% चाहिए ना इनको, लेकिन ये नहीं है। अब ये सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जब 18% इनकी संख्या है दलितों की, खास करके राजस्थान में, और प्रधानमंत्री आज बन जाते हैं 22% वोट पे, 23% वोट पे, तो इन लोगों को अपने राजनीतिक वजूद का सोचना चाहिए। राजनीतिक वजूद का गांव ढाणी में बैठने वाला व्यक्ति नहीं सोच सकता। वो कौन सा सोच सकता है? विभिन्न सामाजिक संगठनों को चलाने वाले लोग, विभिन्न जो छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं उनके लोग, बहुत से ऐसे लोग जो विभिन्न एट्रोसिटी की घटनाओं के ऊपर आगे निकल के आते हैं और समाज का नेतृत्व करते हैं।
लेकिन उन लोगों ने भी कभी राजनीतिक जागृति की बात नहीं करी है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मर्डर हुआ है, हम राजस्थान में अगर देखें दलित की मुख्य घटनाओं में पिछले 4-5 साल की, थानागाजी गैंगरेप प्रकरण हुआ, बहुत बड़ा गैंगरेप प्रकरण हुआ। राहुल गांधी जी भी आए, अशोक गहलोत जी भी गए, कार्तिक भील की हत्या हुई, आज भी 1.5 साल से वो परिवार धरने पर बैठा हुआ है। पूजा भील थी उदयपुर में, उसका रेप करके मारा गया, वो परिवार आज न्याय के लिए भटक रहा है। जितेंद्र मेघवाल है, जितेंद्र मेघवाल मूंछ रखता है दलित, इसलिए उसकी हत्या हुई, आज तक उसके परिवार को सरकार ने कोई मदद नहीं की है। इंद्र मेघवाल है, एक अबोध बच्चा है जिसकी पानी की मटकी छूने से हत्या कर दी गई टीचर के द्वारा, जो कि एक समाज में अच्छी व्यवस्था देते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, दिशा देते हैं समाज को। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद जो लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में हैं, सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करते हैं, समाज को एक सही दिशा में लेके जाते हैं, उन लोगों का अपना क्लियर स्टैंड नहीं है। उनको सोचना ये चाहिए कि जब हम ये कर रहे हैं तो इनके ऊपर लगाम कैसे लगेगी, इन तमाम घटनाओं के ऊपर। मैंने पहले भी कहा है, एक एसएचओ को गिरफ्तारी के लिए फोन करवाने के लिए हमारे को मंत्री के पास जाना पड़ता है। उस मंत्री के पास जाने के लिए हमको आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, मुकदमे लगते हैं। उसी एसएचओ को अगर हमारा राजनीतिक वजूद मजबूत हो तो एक फोन के माध्यम से बिना एनर्जी वेस्ट करे गिरफ्तारी हो सकती है और किसी को न्याय मिल सकता है। इसी जगह हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अन्य समाजों के लोग हैं, वो राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, वो राजनीति का महत्व समझते हैं। कांशीराम जी ये कहा करते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज कभी राजनीति में नहीं आ सकता, और जो समाज राजनीति में नहीं आता उसका शोषण नहीं रुकता। शासक कौम के ऊपर कभी भी शोषण नहीं होता। 18% होने के बावजूद हम शासक स्थिति तो क्या, हम हराने की स्थिति भी अगर पैदा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है दिशाहीन समाज है, और समाज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। समाज के जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। आने वाले टाइम में अगर इस वक्त इन्होंने निर्णय नहीं लिया, मौजूद तमाम लोगों ने, विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी रहे, नाम लेकर भी मैं कह सकता हूं, अगर उन्होंने समाज हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर ये निर्णय नहीं लिया कि आने वाले समाज का हमारा क्या होगा, तो समाज का बुरा हाल होने वाला है, और इसके लिए समाज नहीं, जिम्मेदार हमारे राजनीति करने वाले नेता रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि जो भी दलित समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आप अपना एक संगठन चलाते हैं, उन सब ने एक साथ मिलकर आना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि खुद का स्वार्थ ना देखते हुए पहले समाज के लोगों के लिए देखना चाहिए और उसके बाद खुद के बारे में सोचना चाहिए। और एक और आपने इसमें ये मुद्दा रखा है कि जो राजनीति है उसमें भी दलित समाज को अपना एक वर्चस्व मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं दलित समाज में उसमें आगे आना चाहिए कि कभी भी कोई भी परेशानी आए तो एक सिंपल फोन कॉल से भी आपका काम हो सके, आपको इसके लिए आंदोलन या धरना ना करना पड़े। मैं ये कहना चाहता हूं, आज राजस्थान के दलितों से ओबीसी भी टच में है, उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए और एक सर्वे करवाना चाहिए कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं 99% कि जो लोग समाज के ऊपर नेतागिरी करके शोषण करना चाहते हैं वो लोग जरूर इससे किनारा कर लेंगे। बाकी 99% समाज ये चाहेगा कि आज बहन मायावती जी साथ में बैठे, चंद्रशेखर जी साथ में बैठे, प्रकाश अंबेडकर जी साथ में बैठे, विजय मानकर जी साथ में बैठे, जो भी हमारे नेता हैं, उदित राज जी हैं, वामन विश्राम जी हैं, सारे लोग साथ में बैठे। कोई भी एक सिंगल पर्सन नकारेगा नहीं इस चीज से कि हमारे सारे नेता साथ में बैठे। दुर्भाग्य है, लेकिन राजनीति जरूर करना चाहते हैं, समाज को एक नहीं करना चाहते। सब अपने आपस में राजनीति करना पसंद करते हैं, अपना एक संघ बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आपकी मांग यही है कि सब एक साथ आकर, एक ही मंच पर आकर समाज को इकट्ठा करें और उनके कल्याण के लिए कार्य करें। हमारा मन नहीं है, ये उस शोषित पीड़ित समाज का मन है जिसका शोषण हो रहा है। वो जब ऊपर उठ के देखता है तो सिर्फ अपने नेतृत्व को देखता है कि हम लोग एग्री हैं। हम जो बाबा साहब ने कहा था, संगठन बनाकर
राजनीति में आइए, राजनीति हर ताले की चाबी है, हर समस्या की चाबी है, तो इसके बावजूद हमारे नेता क्यों नहीं आते? और प्रकाश अंबेडकर जी की एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दलितों को अपनी राजनीतिक झोपड़ी अलग बनानी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। इस समाज में इतना पावर है, ये किंग मेकर है, ये जिसको चाहे राजनीतिक कुर्सी पे बैठा सकता है और जिसको चाहे राजनीतिक कुर्सी से पटक सकता है, लेकिन इनको थोड़ा जगाने की जरूरत है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, ग्राउंड का हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है जो ईमानदार है समाज के लिए, जो कुछ करना चाहता है, जो बदलाव की चीजें चाहती है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की जो सरकार आई उस टाइम पे बहुत काम हुए हैं। हम हर व्यक्ति के सामाजिक जो सेक्टर में है, पॉलिटिकल क्षेत्र में हर व्यक्ति के काम को सराहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उन्होंने बहुत ऊर्जा लाई है युवाओं के अंदर, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, आइकन बने हुए हैं, लेकिन ये ऊर्जा सारी खराब हो जाएंगी अगर सब लोग राजनीतिक रूप से इकट्ठे नहीं आए। सही। तो सर, आपके आंदोलन में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप समाज कल्याण के हर आंदोलन में हमेशा आगे रहे और बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया है। तो एक अभी मुद्दा गरमाया हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे भी कई बार इसकी पोस्ट देखने मिलती है जो आप शेयर करते रहते हैं कि हमारे देश प्रसिद्ध, देश के विख्यात, आप कह सकते हैं संत, या लोग आजकल उन्हें भगवान भी मानते हैं, रामदेव जो उनका स्थान है, रामदेव बाबा, संत रामदेव बाबा, इनके जन्म स्थान को लेकर कोई मुद्दा यहाँ उठा है जो बहुत गरमाया हुआ है अभी राजस्थान में, और उस पर आपने कई बार बहुत सारी बातें भी कही है और इस मुद्दे को आगे भी बढ़ाया अपने सोशल मीडिया पे। तो क्या आप हमें विस्तार। जय रामसा पीर की, जय बाबा रामदेव जी मेघवाल की। साथियों, आप सबको मालूम है राजस्थान में पिछले दिनों से बाबा रामदेव जी मेघवाल का मुद्दा चरम पर है, और इस मुद्दे को लेकर सामंतशाही सोच के लोग, जो सीमित परिवारों के लोग, रामदेव जी जो संत हैं, क्रांतिकारी विचारों का स्रोत हैं, उनकी समाधि स्थल के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जब मैंने किताबें पढ़ी, कुसुम मेघवाल जी की किताब पढ़ी और कई सारी बातें सुनी, तो मुझे लगा कि इस जगह मुझे जाना चाहिए और हमारे लोगों से बात करना चाहिए। 7 अगस्त को मैं जोधपुर पहुंचा और मैंने कुछ जायज मांगे की कि रामदेव जी की जो समाधि स्थल है वो मेघवालों की है, मेघवालों की थी और मेघवालों की रहेगी। मैंने ये बात। देखिए, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, यहाँ तक कि बॉर्डर से लगे पाकिस्तान के हिस्सों में भी बाबा रामदेव जी को माना जाता है। और बाबा रामदेव जी को जानने से पहले जरूरी यह है कि उनको क्यों माना जाता है। तो बाबा रामदेव जी का जो जीवन था उसमें उनके मानवीय मूल्य थे। वो मानवीय मूल्य सबसे बड़े इंपॉर्टेंट थे जो बुद्ध ने लेके आए, रामदेव जी लेके आए, ज्योतिबा फुले लेके आए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी लेके आए। ये मूल्य थे मानवता, छुआछूत मुक्ति, भेदभाव समाप्त हो, समता हो, सबके साथ न्याय हो, ऊंच नीच जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहे। तो वो गांव में जाके पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया करते थे रामदेव जी। ये मूल्य हैं, इसलिए उनको लोग मानते हैं। जहां तक कि विवाद की स्थिति है तो विवाद तो उनपे होना ही नहीं चाहिए। मैं खुद इस मामले को अभी पिछले दिनों में मैंने उठाया। जब मैंने स्टडी करी काफी सारी बुकों की, तो मैंने पाया कि रामदेव जी जो थे 14वीं शताब्दी में 1409-10 के आसपास वो जन्मे और वो सायरमल मेघवाल जी के घर में जन्मे। वहां पर एक राजा अजमल जी हुआ करते थे, उनके संतान नहीं थी। वो सुनियोजित रणनीति के तहत उस जो रामदेव जी सायर जी के घर में जन्मे उनको अपने घर में ले आए और वो तथाकथित प्रोपगंडा दिया कि इनको ये दर्शाया हुआ है, भगवान ने कहा है कि मैं जन्म लूंगा और शायद तुम अपने बच्चे को मेरे घर ले आओ। अब रही बात कि अब विवाद क्यों हो रहा है। 1900 तक इस मंदिर के ऊपर कोई पक्का मकान नहीं था या कोई वो नहीं थे, सिर्फ समाधि हुआ करती थी। आज से पहले अगर हम देखते हैं, राजाओं की जो भी संस्थाएं रही हैं, जिनका जहां पे भी साम्राज्य रहा है, उनको जो जन्म लिया था शायर जी के घर पे और राजा के घर में उनको ले आया और अवतार बता दिया उनको, ब्रह्मा जी का, कृष्ण जी का, जो भी बताते हैं। मैं इन ज्यादा चीजों को मानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे है नहीं इनका ज्यादा आइडिया किनका अवतार क्या थे।
तो मूल्यों के आधार पर लोग उनको मान रहे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। इसके बाद में इनको कब्जा किया गया। अब मुझे एक छोटा सा प्रश्न है। आज विवाद ये बना हुआ है कि रामदेवरा पोखरण में जो उनकी समाधि स्थल है, उस मंदिर के ऊपर व्यक्तिगत लोगों का कब्जा है, एक परिवार सीमित का। राजपूतों को नहीं टारगेट करना चाहते हम लोग। बहुत से लोग हमें गालियां निकालते हैं फोन करके इस मुद्दे को उठाने की वजह से। गालियां क्यों निकाल रहे हो भाई? अगर आप में अच्छे संस्कार है, हमसे बात करिए, तर्क करिए हमसे आकर। तो ये जो था वहां पर जो कब्जा किया हुआ है, हमारी मांग ये है इसमें कि रामदेव जी ने जन कल्याण के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वहां पर जो दान चढ़ावा राशि आती है, उसको जन कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। उस सारे पैसे से गर्ल्स हॉस्टल बनने चाहिए, बॉयज हॉस्टल बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको मदद होनी चाहिए और गरीबों का कल्याण होना चाहिए। ये हमने मांग की, तो लोगों को पची नहीं ये चीजें। मूल वजह यह है इसकी कि वो लोग बाबा रामदेव जी के मूल्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है, हमको मूल्यों से लेना देना है। और कबीर जी भी वही मूल्य लेके चलते थे, महात्मा बुद्ध भी वही मूल्य लेके चलते थे, बाबा साहब भी वही मूल्य लेके चलते थे। हम उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें मंदिर से आस्था से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई माने कोई नहीं माने। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है कि कोई इसके ऊपर तर्क नहीं करना चाहता, कोई इस पे बहस नहीं करना चाहता। बाकी वास्तव में बाबा रामदेव जी मेघवाल थे और मेघवाल में उन्होंने जन्म लिया, बहुत विख्यात हो गए। तो उस ख्याति को दबाकर अपना कब्जा करके उसके सहारे रोजी रोटी कमाने का इन्होंने जरिया बना रखा है, जो कुछ सीमित परिवारों के लोग हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब आज राजस्थान में बहुत से ऐसे मंदिर मिल जाएंगे कि जिनमें दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। मुझे आप बताइए कि 1400 ईस्वी में दलित कैसे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे? मानते हैं कि रामदेव जी राजपूत थे, तो 1400 से लेकर 19वीं सदी तक किसी ने एक भी पत्थर क्यों नहीं लगवाया? सवाल बनते हैं ना ये। और ये हर व्यक्ति के सवाल हैं। वहां पर डालीबाई उनकी सगी बहन थी, उन्होंने वहां पर समाधि ली। जो उनकी जो और सगी बहन थी, उन्होंने समाधि क्यों नहीं ली? बहुत से अनगिनत सवाल हैं, एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकते। और अगर जवाब दे तो हम माने इसको, समाज मानने को तैयार है। हम इस समय देख रहे हैं रामदेवरा में लगभग इस एक महीने में 1 करोड़ से ऊपर लोग वहां पर आएंगे दर्शन करने। और इन 1 करोड़ में सारा का सारा 95% अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी समाज के लोग हैं। हम सामाजिक काम करते हैं राजस्थान में, बहुत सारे लोग पहचानते भी हैं। अगर हम सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर राजनीति करना चाहें, माहौल खराब करना चाहें, तो हम हमारे साथी लीडर हैं, मीटिंग करके आह्वान कर सकते हैं कि ये 1 करोड़ लोग रामदेव जी के ऊपर कब्जा करने जाएगी। किसी सरकार में हिम्मत नहीं है और न ही किसी प्रशासन में हिम्मत है कि 1 करोड़ दलितों को रोक सके। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम गैर कानूनी लड़ाई लड़ें। हम चाहते हैं गैर कानून संवैधानिक और कायदे वाइज तर्क से हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि 1 करोड़ दलितों को राजस्थान सरकार रोक सके। और सारे के सारे समझते हैं और सबको हमने बताया है। मैंने मामला उठाया जोधपुर में जाके, और जोधपुर की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। जब मुझे जोधपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरे पास बैग था और मेरे बैग के अंदर रामदेव जी की किताब थी जो डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी द्वारा लिखी गई थी। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि मैंने सिर्फ ये कहा कि बाबा रामदेव जी मेघवाल थे। मैं भगत सिंह जी को मानता हूं। मेरे बैग में आजाद भगत सिंह की किताब थी, सावित्रीबाई फुले की किताब थी, महात्मा गांधी की किताब थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की किताब थी, शहीद आजम उधम सिंह जी की मेरे पास किताब थी। लेकिन उन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया उनके लिए। और उन्हीं विचारों की वजह से मेरे अंदर विद्रोह आता है। उनको पढ़ता हूं, उन पे मनन करता हूं, और फिर मैं जो वर्तमान व्यवस्थाएं समाज में बनी हुई है उनके प्रति विद्रोह करता हूं खुलेआम। तो इन लोगों को डर है कि मूल्यों की लड़ाई आज नहीं लड़नी चाहिए, और हम है जो अभी ये लड़ाई जारी है और आने वाले टाइम में भी लड़ाई जारी होगी। या तो सरकारें संभल जाएं, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान का दलित, आदिवासी और पिछड़ा
जो मूल्यों को मानने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में जाएगा रामदेवरा और कानूनी रूप से कब्जा करेगा। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि वहाँ एक खास परिवार, या हम ये कह सकते हैं उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, वहाँ एक बड़ा मंदिर का निर्माण करके। आपका ये कहना है कि वहाँ जो करोड़ों लाखों का जो भी चढ़ावा आता है, ये सब आता है, सोच वैसे आपकी बहुत अच्छी है कि जन कल्याण के लिए काम आना चाहिए, लड़कियों के हॉस्टल के लिए, वहाँ स्कूल्स के लिए, या कह सकते हैं गरीबों के वहाँ उनके कल्याण के लिए ये चीज काम आनी चाहिए, आपकी मांग है, और ये मेरे ख्याल से पूरे समाज की ही मांग होगी। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये फिर किसके सुपुर्द होना चाहिए ये मंदिर? हमने राजस्थान सरकार को कहा है कि राजस्थान सरकार इसको अपने अधीन ले, और अपने अधीन लेकर जो भी इसमें पैसा आता है वो सारे का सारा जन कल्याण पे खर्च करे। हमने ये नहीं कहा हमें मंदिर चाहिए, हमने ये भी नहीं कहा कि हमको इसका हिस्सेदारी चाहिए, हमको बैठाओ इसके अंदर, बिल्कुल नहीं कहा। हमने ये कहा है कि जो मानवीय मूल्यों को लेकर बाबा रामदेव जी चला करते थे, उन मूल्यों को पूरा कराने वाले लक्ष्यों के लिए इसको खर्च किया जाए। और मैं मानकर चलता हूं, राजस्थान सरकार इस तरफ एक कदम उठाती है तो राजस्थान के दलित उस सरकार की तरफ 10 कदम उठाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। लेकिन सरकार नहीं चाहती, क्योंकि व्यवस्थाएं हेवी हैं, चंद लोग सरकार पे हेवी है। कुल मिलाकर आप यही चाहते हैं कि ये जो रामदेवरा का जो स्थान है, इनका जन्म स्थान है रामदेव बाबा का, ये सरकार अपने अधीन ले ले, और इसके लिए ये जो भी चढ़ावा आता है जन कल्याण के लिए सरकार, ये आपकी और पूरे समाज की मांग है। बिल्कुल, हम इंसानियत को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, वरना इस वक्त का ये ऐसा मुद्दा है कि राजस्थान सरकार क्या, केंद्र सरकार भी चाहे तो इस पर काबू नहीं पा सकती। करोड़ों लोग विद्रोह कर लेंगे, हर सिटी में दलित सड़क पे आ जाएंगे, और हम चाहें तो हमारे जो लीडर हैं, हमारे सहयोगी हैं कितने बड़े, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामदेवरा कूच का आह्वान भी कर सकते हैं, और किसी में हिम्मत नहीं कि हमको रोक सके। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, शांति चाहते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है आपसे मेरा, आपसे काफी बातचीत हुई, आपने अपने विचार भी बताए, समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं ये भी आपने बताया, आपको किससे प्रेरणा मिली ये भी सुनने में आया। मेरा एक सवाल ये है कि अभी तो वर्तमान चल रहा है, लेकिन अब भविष्य जो आने वाला है, भविष्य में आपने कुछ सोचा है कि आगे भविष्य में आपने क्या करना है, या समाज के लिए क्या करना है, या आप आगे क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? ऐसा है, मैंने पहले भी मेरी बातों में रखी है, जब तक हम मूल्य आधारित नहीं लड़ेंगे, और वो मूल्य लड़ाई की जो है, मूल्यों की लड़ाई, वो संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई, और जब तक हम मुद्दों आधारित लड़ाई लड़ेंगे, किसी का रेप हो गया, हम थाने का घेराव करते हैं, हम एक मंत्री की मुर्दाबाद बोलते हैं, हम मुख्यमंत्री की मुर्दाबाद बोलते हैं। मुझे लगता है कि जब तक राजस्थान के सारे दलित एकजुट होकर राजनीति के लिए नहीं सोचेंगे, भला होने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, राजस्थान के जयपुर में आज से पहले ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें लाखों की संख्या के अंदर दलित जयपुर में इकट्ठे हों। अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत हुई, और उसमें छोटी छोटी मांगे थी कि 2 अप्रैल के मुकदमे लिए जाए, कुछ और सारी चीजें थी की जाए। इतने लाख लोग राजस्थान में इकट्ठे हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना काम छोड़ा है जयपुर आने के लिए, उसने अपना किराया भरा है आने के लिए, वो गर्मी में परेशान हुआ है, इस उम्मीद के साथ में कि सरकार हमारी तरफ गौर करेगी। राजस्थान सरकार दलितों को सिर्फ भेड़ बकरी की तरह समझती है, ये नहीं चाहती है कि समाज की बात सुनी जाए, वरना 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाए, राजस्थान सरकार के हाल खराब हो जाए, सारे अंग इनके चालू हो जाए, हर अंग से इनके पानी आने लग जाए कि इतने दलित अगर राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाएंगे तो आपके तख्ता पलट कर सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों में ईगो इतना है कि एकजुट नहीं हो रहे हैं, वो अपनी अपनी डफलियां बजा रहे हैं, अपने अपने लोगों की गैंग लेके चल रहे हैं, और सामाजिक आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं, वाही वाही भी लूटते हैं, मान सम्मान भी लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इससे भला होने वाला नहीं है। यही वजह रही है कि पिछले दिनों से मुझे जो महसूस हुआ है, मैं इसी पे काम करने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से हमारे सारे लोगों को
हो सकता है मनभेद सब में रहे, मतभेद सब में रहे, लेकिन मनभेद मुझे लगता है किसी में नहीं होना चाहिए। मैं आज आपके गुलाबी टाइम के माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान के सारे दलित प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा लें, बातचीत करके, और ये आह्वान कर दें कि राजस्थान में दलित उसको वोट देगा जो राजनीतिक हिस्सेदारी दलितों को देगा, जनरल सीटों के ऊपर, रिजर्व सीटों के अलावा। और जो राजनीतिक पार्टी चाहे वो कोई भी रहे, जनरल सीटों के अलावा राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, हराने का काम करेंगे। ये एक व्यक्ति का नहीं रहे, पूरे समाज का सवाल रहे। मैं मानकर चलता हूं, अगर इस कॉन्फ्रेंस पे पक्के रह गए सारे दलित, तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, चित हो जाएगी। उसी दिन से समाज के पीछे घूमने लग जाएंगे। जब ये उल्टा हो जाएगा गेम, या तो समाज सरकार के पीछे घूमता है और ये सरकारें हमारे समाज के पीछे घूमने लग जाएगी, जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर है। मैं ये मान के चलता हूँ। और मुझे लगता है पिछले जो 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, 2014 के बाद में जैसे ही केंद्र में सरकार आई है भाजपा की, उसी टाइम से हमने बहुत चीज़ों को समझना, विश्लेषण करना शुरू किया है। खास करके अनुसूचित जाति का युवा जिसने चीज़ें समझी हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं को समझता है, उसने बहुत धरने किए हैं, बहुत पीड़ाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, उसने निभाया है, उसने खुद ही नारे बोले हैं। 1 में गया है, 2 में गया है, 20 में गया है, लेकिन वो इंसान बोर हो रहा है, वो दुखी हो रहा है कि सिर्फ एक एसएचओ को फोन करवाने के लिए हम ये कर रहे हैं, एसपी को फोन करवाने के लिए ये कर रहे हैं। अब हमारे लोग ये समझने लगे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अन्याय उत्पीड़न से निजात पाने के लिए हमारे लोग जरूर एकजुट होंगे और जरूर राजनीति का सोचेंगे और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होंगे। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आगे जो भविष्य में आपका जो प्लान है, या कह सकते हैं रूपरेखा आप जो बना रहे हैं, ये समाज को एक राजनीति वर्चस्व दिलाने में आप आगे काम और कार्य करने वाले हैं। मैंने कहा ना पहले, राजनीति हर ताले की चाबी है। इससे मर्डर होता है वो मर्डर नहीं होगा, इससे बहनों का रेप होता है वो रुकेगा, इससे जो बंधुआ मजदूरी अनुसूचित जाति के लोगों से करवाई जाती है वो रुकेगी, इससे दलितों की जमीनों के ऊपर कब्जे हैं वो मिलेगी, इससे राजनीति में और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ऊंचे पद पर बैठे हमारे लोग हैं, क्या बात करते हो आप, उनका मान सम्मान नहीं होता, उनकी बातें तक नहीं मानी जाती है सरकार के अंदर। जब सरकार में हमारे लोग आ जाएंगे तब इशारे से भागेंगे लोग। आपके विचारों को देखकर, आपकी बातों को सुनकर काफी कुछ सीखने भी मिला, और लगता है कि जितनी भी हमारी जनता आपके इस इंटरव्यू को देखेगी, सुनेगी, कहीं ना कहीं जागरूक होगी, कहीं ना कहीं वो अब आपके विचारों के साथ भी आगे बढ़ने के लिए सोचेगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप गुलाबी टाइम्स में आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये खास बातचीत थी समाजसेवी गीगराज जोडली जी से, जिन्होंने बहुजन समाज को लेकर, उनकी मांगों को लेकर भी आज यहाँ बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को राजनीति में वर्चस्व मिलना चाहिए। और कुछ साल पहले की, जबकि उनके बचपन का और आज की अगर हम परिस्थिति को देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया, तो उनका कहना था कि बचपन में जो भेदभाव हुआ करता था और आज दोनों भेदभाव है तो एक ही, बस इनका तरीका बदल चुका है। मतलब समाज को अभी भी अपनी सोच को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत महसूस होती है। तो ये खास बातचीत हमने आज की थी समाजसेवी गीगराज जोडली जी से। धन्यवाद।